हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी स्टेपीज या फिर ऑप्शन डी केल्विक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केल्विक। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी केल्विक है, यानी कि इंसान जो होते हैं, इंसान के कॉलर में जो हड्डी होती है दो, उसे कहा जाता है केल्विक या फिर कॉलर बोन। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा फीमर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो टिबिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है पूर्वोत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, ऑप्शन सी दक्षिणी तट रेलवे जोन या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी तट रेलवे जोन। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है। 2019 से पहले इनकी संख्या 17 थी, अब 18 हो गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कोलकाता में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हुबली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 1 में विभिन्न राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, भाग 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधान है, भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है और भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कांडला बंदरगाह गुजरात, ऑप्शन बी न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह आंध्र प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है बिल्कुल सही है, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है ये भी बिल्कुल सही है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो पारादीप बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि ये उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों, याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है जैसलमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी प्रयागराज या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागौर। दोस्तों, याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप पर है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे अधिक देशों की संख्या अफ्रीका में है, जो लगभग 54 है। यूरोप में उससे थोड़ा कम है, लगभग 51 है। और तीसरे नंबर पर एशिया है, जिसमें लगभग 50 कंट्रीज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के किस भाग से खट्टेपन की अनुभूति होती है? ऑप्शन आपके सामने है नोक यानी कि टिप, ऑप्शन बी पीछे का भाग, ऑप्शन सी किनारा या फिर ऑप्शन डी मध्य भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किनारा। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारी जो जीभ होती है, जीभ के टेस्ट बड्स की संख्या की बात करें तो याद रखिएगा कि बीच में कोई भी टेस्ट बड नहीं होती है। साइड में जो होती है, साइड में सॉल्ट एंड सोर यानी कि खट्टेपन और नमकीन का अनुभव होता है। और आगे की तरफ जो है जीभ का, वहाँ पर हमें मीठेपन की अनुभूति होती है। और पीछे की अगर बात करें तो सबसे पीछे के वाले भाग में करवाहट का अनुभव होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीभ के किस भाग से खट्टेपन की अनुभूति होती है, तो साइड के टेस्ट बड से होती है, यानी कि किससे होती है? किनारे से होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 368,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि टमाटर सॉस या फिर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है केंद्र, ऑप्शन बी परिधि, ऑप्शन सी व्यास या फिर ऑप्शन डी त्रिज्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र। दोस्तों जो चक्रवात आता है, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और इसका सबसे बीच का पार्ट होता है, इसे कहा जाता है चक्रवात की आंख। अगला क्वेश्चन, समुद्र का बागीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सार्गेसु सागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ग्रेट बैरियर रीफ या फिर ऑप्शन डी सुंदरवन का डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में यानी कि प्रशांत महासागर में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसे ही समुद्र का बागीचा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि समुद्र का बागीचा किसे कहा जाता है, तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से वृक्ष की छाल के मसाले में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर कर देती है? यानी कि कौन से पेड़ की छाल ऐसी है जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति जो कि मसाले में कम होती है उसकी पूर्ति कर देती है? ऑप्शन आपके सामने है इलायची, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी दालचीनी या फिर ऑप्शन डी सौंफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दालचीनी। इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देती है? ऑप्शन आपके सामने है मूंगफली, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी आलू या फिर ऑप्शन डी धान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मटर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फसल होती है, फसल वाली मृदा में जो होती है, हमारी जो मृदा होती है खेत की, उसमें नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति करने के लिए अगर हम मटर की फसल को बोते हैं तो उसकी पूर्ति लगभग हो जाती है। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जेट्रोफा, ऑप्शन बी सतवार, ऑप्शन सी चीड़ या फिर ऑप्शन डी सिनकोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीड़। दोस्तों याद रखिएगा कि ताड़पेन का तेल जो है इसे चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। जेट्रोफा जो कि एक बायोडीजल फसल है और सिनकोना जो कि जिससे हम मलेरिया की दवा जो कि क्विनैन बनाते हैं वो सिनकोना की छाल से ही बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अपोहन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी स्वांगीकरण या फिर ऑप्शन डी पेसमेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायलिसिस। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे वृक्क में खून का शुद्धिकरण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वृक्क में होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। और अगर हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उसके पाचन के बाद हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से लगती है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखिएगा कि दो राज्य भारत में ऐसे हैं जिसकी सीमा जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से लगती है, जिसमें सबसे पहले है पश्चिम बंगाल और दूसरा है गुजरात। तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से पश्चिम बंगाल ऑप्शन जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन आपके सामने है बिपिन रावत, ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी प्रशांत मिश्रा या फिर ऑप्शन डी सुशील चंद्रा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकपाल विधेयक जो कि 2013 में पारित हुआ था और इसको पारित करने के बाद इसको जब से लागू किया गया है तो सबसे पहले लोकपाल जो बने हैं वो पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा जो कि माँ गर्धा कश्य सुदनम है और इसे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और याद रखिएगा कि लोकपाल का जो लोगो है इसे प्रशांत मिश्रा ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 11 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 9 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी थार का मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी पंपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोबी का मरुस्थल। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल यानी कि सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है और ये चीन में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका में है। थार का मरुस्थल एशिया में जो कि भारत और पाकिस्तान पर स्थित है। और पंपास की बात करें तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण या फिर ऑप्शन डी अशोक चक्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।